संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु जो यहाँ पर इस परिसर में और आभासी माध्यम से प्रांत में अन्यत्र उपस्थित है, और उसी प्रकार से इन सब जगहों पर इस कार्यक्रम को देखने वाले नागरिक सज्जन, माता भगिनी, घोष के वादन का, अंग्रेजी में जिसको बैंड कहते हैं, बैंड वादन का एक कार्यक्रम आपने देखा, परंतु जो आपने देखा, जो आपने सुना, उसके परे देखने का प्रयास किया तो मैं कहूंगा कि आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखा। संघ ऐसे बहुत कार्यक्रम करता है, संस्कारों के लिए करता है, उससे कुछ बातें अनायास ही हो जाती है। जैसे आपने जो सारा वादन सुना है बैंड का, ये सारा वादन भारतीय रागदारी और तालों पर आधारित वादन है। ये सारी रचनाएं यहां पर बनाई गई रचनाएं हैं। कुछ सुरावटें संघ के बाहर ख्यातनाम संगीतकारों ने बताई, जैसे बताया गया जयोस्तुते श्री महान मंगले, उसकी सारी सुरावट हृदयनाथ मंगेशकर जी ने दी है। ऐसी भी कुछ रचनाएं हैं और कुछ रचनाएं संघ के स्वयंसेवकों ने बनाई है। संघ के स्वयंसेवकों के चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का जो कार्यक्रम चलता है, उसमें सहायक हो इसलिए रचनाएं बनाई है। इसमें से कोई भी वादन, संगीत, संगीत की रचनाएं बनाना ऐसे व्यवसाय में नहीं है। सब लोगों के घर में संगीत की परंपरा है ऐसा भी नहीं, और पहले से संगीत की रुचि थी ऐसा भी नहीं है सबका। ये जो किया है संस्कार का कार्यक्रम चलने में, जिन बातों की मदद होती वो बातें उन्होंने की है। लेकिन करते करते क्या हुआ है, अपने देश में रण संगीत की पुरानी परंपरा रही होगी, क्योंकि युद्ध के समय वादन किया है ऐसे उल्लेख मिलते हैं। भगवत गीता में ही है, एक के बाद एक किसका कौन सा शंख था उसने बजाया, इसका वर्णन है। और वाद्यों का तुमुल नाद हो गया, धार्त राष्ट्रों के यानी कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, ऐसी सारी बातें हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा, ऐसे वाद्यों के नाम भी आए हैं। तो रणांगण पर, मैदान पर वाद्य संगीत बजना, यह हमारे यहां कभी न कभी रहा होगा, परंतु वो परंपरा लुप्त हो गई। और इसके लिए आधुनिक समय में हमको निर्भर रहना पड़ता था पाश्चात्य सुरावटों पर, पाश्चात्य वाद्यों पर ही। परंतु इस घोष के वादन का प्रारंभ संघ में हुआ। वादन वही था, हमारे पास भी पहले ये सब नहीं था। तो सारे विदेशी ब्रास बैंड के ही वाद्य है, बिगुल ही है, साइड ड्रम, ऐसे ही सब वाद्य अभी भी है। परंतु ये लगे उनके हाथ में जो स्व में गौरव करना जानते हैं, स्व के गौरव को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए सक्रिय होते हैं। तो उनके मन में प्रश्न आया कि ये हम कब तक बाहर से लेते रहेंगे,
क्या हमारे रागदारी में रण संगीत नहीं बज सकता? महफिली संगीत बजता है, हम सब जानते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने प्रयोग किए और आज भारतीय रण संगीत की वह परंपरा आज के समयोचित परिवेश में फिर से यहां पर पुनर्जीवित हो गई है। यह आपने देखा है। आपने यह देखा कि रागदारी, तिलंग राग, भूप राग, ऐसे रागों के नाम लिए गए। रागदारी में वह संगीत बजता है जिसके आधार पर सेना मार्च कर सकती है। इसमें से कुछ रचनाएं हमारे सेनाओं के मध्य भी चली गई है, वहां भी बजती है। ऐसी गुणवत्तापूर्ण रचनाओं के माध्यम से भारतीय रण संगीत की परंपरा हमने फिर से जीवंत की है। हम सांघिक गीत गाते हैं, हम व्यक्तिगत गीत गाते हैं, हम घोष का वादन करते हैं। इसके चलते लगभग संघ संगीत नामक एक नया घराना संगीत के क्षेत्र में खड़ा हो गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। बंगलोर में एक म्यूजियम है, इंटरैक्टिव म्यूजियम ऑफ इंडियन म्यूजिक, ऐसा लंबा चौड़ा अंग्रेजी नाम उसका है। भारतीय संगीत का पूरा संग्रह, लगभग 44,000 गायन के नमूने उनके पास है और भारत के सभी ख्यातनाम गायक जो हो गए और जो आज है, उन सब के नमूने उनके पास है। भारत में चलने वाले पुरातन ध्रुपद संगीत, ग्राम संगीत से लेकर तो फिल्मी संगीत तक सारी बातों का संग्रह वहां है। उसको मैं देखने के लिए गया था तो मैंने उनको ये बात बताई कि इतना बड़ा संगीत का संग्रह आपके पास है, लेकिन आपके पास मार्शल म्यूजिक नहीं है। तो मैं आपको एक सूचना देता हूं कि अब भारतीय संगीत में ये रण संगीत भी उपलब्ध है और आपको अगर देखना है तो कल कार्यक्रम में आएंगे, क्योंकि दूसरे दिन बंगलोर में ऐसा ही घोषवादन का कार्यक्रम था। तो उसमें वो सब लोग आ गए, उन्होंने कार्यक्रम देखो, आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि आनक पर भारतीय ताल बज सकते हैं। इन वाद्यों में वजन दिखाने की सुविधा नहीं है जैसे तबले में होती है, पखवाज में होती है, लेकिन हमारे वादकों के वादन की कुशलता ऐसी है कि तालों का आभास तो उत्पन्न होता है। उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि वेणु और वंशी रागदारी बजाने वाले ये वाद्य रण संगीत भी बजा सकते। उन्होंने ये देखा और उन्होंने कहा कि एक नया संगीत का प्रवाह हमको मिल गया। हमने कहा प्रवाह नया नहीं, प्रवाह वही है, सनातन काल से चलते आया हुआ भारतीय संगीत जो सामवेदों से निकला है, परंतु उसमें कुछ नए प्रयोग हुए थे। एक धारा रण संगीत की फिर से बह निकली। अब ये स्वयंसेवक है करने वाले, ये कोई व्यावसायिक संगीतकार नहीं है। ये हम समाज में जैसे सामान्य लोग अपनी अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, समय में से समय निकालकर ये वादन करते हैं। वादन सीखते भी है और करते भी है और उत्कृष्ट करते हैं। ये व्यावसायिक संगीतकार नहीं है, इसलिए रोज का रियाज नहीं करते होंगे, लेकिन जब ये प्रदर्शन करते हैं तो उनके वादन में संगीत की दृष्टि से आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी। और ये सारा अपने दिमाग में रखकर ये बजाते हैं। आपने देखा होगा प्रायः गायन जो कोई करता है उसके सामने एक कागज होता है। ये लगातार रचनाएं बजाते जाएंगे, 40, 50, 60 रचना बताएंगे, कागज नहीं होगा इनके सामने, क्योंकि ये सारा उन्होंने कंठस्थ कर लिया है। ये बैंड वादन जब प्रारंभ हुआ संघ में तो उसके लिए आवश्यक सारी सामग्री, स्टाफ नोटेशन वगैरह, उस समय अपनी स्वरलिपि तो नहीं थी, ये सब करने की तैयारी हमारी नहीं थी, हमारे पास कुछ नहीं था। तो सुनना, सारे गम भारतीय स्वरलिपि में उसको उतारना, कंठस्थ करना, सिखाना और सीखना
बजाना, यही उपाय था, वही परंपरा चल। ये सारा ये स्वयंसेवक क्यों करता है? ये इसलिए करता है कि इसको अपने आप को देश के लिए योग्य बनना है, अपने समाज को देश के लिए योग्य बनाना है। उसमें एक उपयोगी विधा संगीत की है, क्योंकि संगीत एक कला है और भारतीय कलाओं के मूल में सत्यम शिवम सुंदरम की मूल्य व्यवस्था है। और इसलिए इन कला की आराधनाओं को जो करेगा, चाहे वो चित्रकला हो, नाट्यकला हो, नृत्य कला हो, संगीत हो, उन सब में भारतीय जीवन दृष्टि, भारतीय विचार पद्धति, भारतीयत्व के संस्कार सर्वत्र झलकेंगे। यह अपना संगीत है, यह अपने मूल्यों का वहन करता है, अपने संस्कारों का वहन करता है, और वो संगीत है, इसलिए वो जल्दी पहुंचता है। एक बात आपको भाषण में बताई, 1.5 घंटा बताई तो भी सबके समझ में नहीं आएगी, समझ में आई तो भी मान्य नहीं होगी सबको। लेकिन एक सुंदर गीत बजाते हैं, उसके साथ एक वातावरण बनता है। कितने ही नेता लोग भाषण करते हैं देश के लिए, जवान क्या करते हैं, उनका परिणाम कम होता है। लेकिन ए मेरे वतन के लोगों शुरू हुआ, उसको तो छा गया सारे देश पर, आज भी बचता है। तब हम सब लोगों के मन में कम से कम उस समय तक कुछ भावनाएं रहती है। शब्द बहुत सरल है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये मैं ऐसे भी बोल ही रहा हूं, कोई भी बोल सकता है, इसके लिए कोई बड़ा वक्तृत्व संपन्न आदमी नहीं चाहिए। लेकिन वो सीधे साधे सरल शब्द सुरावट के साथ बोले गए, उत्तम रीति से बोले गए, तो सीधे दिल में उतर गए। ये संस्कार की ताकत संगीत के पास है। और इसलिए संघ ने यह कार्यक्रम लिया। संघ में शारीरिक कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए ताल चाहिए, वो ताल चाहिए था। शुरू में हमने, और उस समय की जो ब्रिटिश आर्मी वगैरह थी उसकी धुनेली वहीं के प्रशिक्षकों से सीखा, वही बजाते थे। धीरे धीरे स्वयंसेवकों ने सोचा अपना रण संगीत खड़ा करना है, और आज उसका पूर्ण स्वरूप आप देख रहे हो। इन वाद्यों के नाम भी परिवर्तित हो गए, और जो परंपरागत भारतीय वाद्य है वो भी धीरे धीरे इसमें कैसे आ सकते हैं, इसका प्रयोग भी अब प्रारंभ हो गया है। तो 5 का वेणु बन गया, फ्लूट का वंशी, वो थी ही पहले से, वंशी वेणु अपने आप ही थी, लेकिन ये साइड ड्रम है उसका आनक हो गया। यूफोनियम बजता है, उसका गोमुख हो गया। पाउंड्र हो गया, तूर्य हो गया, ट्रम्पेट। क्लैरिनेट को स्वरत कहते हैं, सैक्साफोन को नागांग कहते हैं। और शुद्ध भारतीय रागदारी की सुरावटें उस पर बजती है। तैयार करने वाले अपने ही लोग हैं। इससे एक स्वाभिमान का, गौरव का संस्कार भी मिलता है। कहीं कहीं तो हमारे द्वारा ऐसे प्रयोग भी चलते हैं कि शहर में परंपरा से बैंड बजाने वाले जो लोग हैं, शादी ब्याहों में भी बजाते हैं, उनका एक एकत्रीकरण साल में करना, उनको इसमें से कुछ रचनाएं देना, अपनी अपनी धुनें जो उनको पता है, कई फिल्मी गाने हो, कई कुछ हो, वो भी बजा के दिखाते हैं। और दी हुई 3 या 5 धुनें सब बजाते, किसकी अच्छी बजती है उस पर पुरस्कार वितरण होता है। इस गौरव का प्रचार प्रसार भी होता है, क्योंकि संस्कार करना है, देश को बड़ा बनाना है, तो समाज संस्कारित चाहिए, अच्छी आदतों वाला चाहिए, अच्छे इरादे वाला चाहिए, स्वार्थ को भूल जाने वाला चाहिए।
संगीत उसका इतना उपयुक्त साधन है, गाते गाते या बजाते बजाते वादक अपने आप को भूल जाता है और उत्कृष्ट बजाता है तो सुनने वाले भी भूल जाते हैं। वो सारे भेद की, स्वार्थ की, आदि व्याधि उपाधि की लौकिक दुनिया से ऊपर किसी अलग ही दुनिया में रहते हैं। उसके कारण उनके कानों के साथ उनके तन मन भी पवित्र हो जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव है, सर्वत्र है। मिलकर बजाते हैं। हमारे यहां एक एक व्यक्ति का कौशल्य नहीं दिखाते वादन में, सब मिलकर बजाते हैं। जैसे हम मैदान में मिलकर चलते हैं तो कदम मिलाते मिलाते मन मिल जाते हैं, तो यहां भी सुर मिलाते मिलाते एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का स्वभाव बनता है। हर एक वाद्य की अपनी प्रकृति है, अपना रूप है, अपनी आवाज है, अपनी ध्वनि है, अपना अपना बजाने का ढंग है। वो सब अलग अलग है, लेकिन ये सारे वाद्य अपने अपने ध्वनि में अपनी अपनी सुरावट भी कभी कभी बजाते। अभी आपने देखा वो मेलोडी का प्रकार है, उसमें एक ही सुरों का वादन अलग अलग वाद्यों पर हुआ, लेकिन अलग अलग वाद्यों के अलग अलग सुर और उनका जो मेल होता है वो अत्यंत आकर्षक। ऐसा भी एक पद्धति है, हारमोनी कहते हैं, सिम्फनी कहते हैं। तो सब वाद्य अपना अपना ध्वनि निकालते, अपनी अपनी सुरावट बजाते, लेकिन सब लोगों का एक आधार स्वर रहता है, जिसको हम कहते हैं पट्टी। सबकी पट्टी समान रहती है। समाज जीवन में भी अलग अलग अपनी प्रकृति है, रंग रूप है, मान्यताएं हैं, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन है, लेकिन ये सब होने के बाद भी अपने इस पवित्र अखंड मातृभूमि की भक्ति, पूर्वजों का गौरव और अपने संस्कृति के संस्कारों को समझकर उसका युगानुकूल आचरण करने का दृढ़ संकल्प, इस आधार पर सब लोग मिलजुल कर अनेक काम कर सकते, मिलजुल कर रह सकते हैं। कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज सक्सेस। ऐसा वो एक कहावत है ना, कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। ऐसा साथ में आना, साथ में मिलकर कुछ करना और साथ में ही रहना, यहां तक पूरा समाज को ले जाने की इस संगीत की ताकत है। यह संस्कार उसमें से होता है। इन संस्कारों को पाने के लिए इसका नियमित अभ्यास संघ में होता है। संघ के शारीरिक कार्यक्रम है, उसमें साथ संगत के रूप में यह संगीत भी बजता है। जैसे जैसे अधिक लोगों ने सीखा, वैसे वैसे एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में भी इसका प्रदर्शन होता है। परंतु यह सब होता है, ये आपको दिखाकर आपसे वाहवाह लेने के लिए नहीं होता है। कलाकार को चाहिए, कोई भी कार्यक्रम करके दिखाते हैं तो ये चाहिए। विद्यालयों के भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, उसमें लोग तालियां बजाते तो करने वालों को अच्छा लगता है। लेकिन क्यों अच्छा लगता है? हमने जो किया वो उत्कृष्ट किया, क्योंकि उत्कृष्ट किए बिना समझ में नहीं आती ये बात। आपने अभी कार्यक्रम सुना, आप में संगीत के जानकार कितने लोग हैं पता नहीं, लेकिन जो जानकार नहीं है उनको भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि सब वेणुवादकों के स्वर बिल्कुल एक साथ मिलते हैं, तो उसमें आकर्षण है ही। उस स्वर का ही गुण है, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक स्वर सबका मिलकर एक निकले, इसकी चिंता करनी पड़ती। तो जब लोग कहते हैं अच्छा वादन हुआ, तब इनको समझ में आता है कि हमने जो प्रयास किया वो निर्दोष था, क्योंकि उसका पूरा परिणाम मिला है। वाह सुनने के लिए नहीं है, हमारे प्रयास ठीक हो रहे कि नहीं, इसकी समीक्षा कौन करेंगे? संगीत के असली समीक्षक तो श्रोता होते हैं। पंडित कुछ भी करे, सुनने वाले अगर चाहते हैं
तो संगीत चलता है। रागों की कसौटी यही है, रंजयति इति रागा, तो उसमें स्वर कौन से लगे, कितने लगे, कोमल कौन सा, विकृत था, ये जिनको चिकित्सा करना है वो करे, लेकिन जिन्होंने सुना उनको भा गया तो रंजक हो गया, यानी राग आ गया। हमारे स्वयंसेवक अपने प्रयासों की उत्कृष्टता को नापने के लिए प्रदर्शन करते हैं, और कहीं कोई कमी रह जाती है तो उसको सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि ये सारा उत्कृष्ट क्यों करना है? उत्कृष्ट करने से इसमें से संस्कार होता है, देशभक्ति का संस्कार होता है, स्वाभिमान का संस्कार होता है, समन्वय का संस्कार होता है, सबको साथ जोड़कर चलने का अभ्यास बनता है। एक आधार स्वर पर अपनी अपनी विविधता के संभालते हुए, विशिष्टता को संभालते हुए सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ रहकर चलना, ये स्वभाव बनता है। और जैसे ऐसा प्रदर्शन होता है और आपको अच्छा लगता है, ये एक उसके उत्कृष्टता की कसौटी है। वैसे दूसरी कसौटी है कि ऐसे वादन करते करते ये स्वभाव स्वयं सेवक में आ गया। ये उसकी कसौटी होती है। और समाज के सामने ये बातें आती है, धीरे धीरे समाज इसको समझने लगता है, और अच्छाई की ओर तो सबकी प्रवृत्ति सामान्य रूप से रहती है। एकदम निरे निपट दुष्ट लोग दुनिया में 10% ही रहते हैं, और जो एकदम संत समान दैवी संपत्ति युक्त कभी भी नहीं डिगेंगे, ऐसे भी 10% ही लगते। बाकी 80% समाज वो चाहता तो है अच्छाई की ओर जाना, लेकिन कोई कर सकता है, अच्छाई की ओर जा सकते, बढ़ सकते, ये जब दिखता है तब वो उस ओर जाता है, नहीं तो अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। इन कार्यक्रम के प्रदर्शन से ये कितने आनंददायक कार्यक्रम है, ये कितने संस्कारप्रद कार्यक्रम है, इससे कैसे विकास होता है एक व्यक्ति का, इसको समाज देखता है तो उसको भी लगता है कि मैं भी करूं। अभी ये 950 लोगों का जो शिविर है, इसमें इस वादन को देखकर वादन सीखने के लिए पहली बार आए ऐसे भी है, कम संख्या नहीं है। अब ये वादन सीखेंगे, और वादन सीखने का तो कोई अंतर नहीं, संगीत का क्या अंतर है। वो भरपूर सीखने के बाद भी तब तक ये लोग अच्छे स्वयंसेवक बन जाएंगे, यानी संघ का काम तो करेंगे ही, लेकिन इनके जीवन में परिवर्तन होगा। यही प्रक्रिया है, बताना नहीं, उदाहरण रखना और निकटता स्थापित करना। लोगों को सिखाना है, उपदेश करके नहीं सिखाना है, उदाहरण से सिखाना है। लोगों को सिखाना है, हम सिखाने वाले, आप सीखने वाले, ऐसा नाता नहीं है। लोग हमारे अपने हैं, उनके भलाई की बात मेरे पास है, वो मुझे वहां तक ले जानी है, इस भाव से ये सारा प्रदर्शन होता है। और इसलिए आज के इस प्रसंग पर ये वादन कैसा हुआ, वो तो आपकी राय आप बनाएंगे ही। मौसम ने साथ नहीं दिया, नहीं तो इससे लंबा और बहुत अच्छा, क्योंकि जो हुआ वो भी अच्छा हुआ है, लेकिन इनको जरा हाथ पर ढीले करने के लिए अवसर नहीं मिला, एक बंद हॉल में कार्यक्रम करना पड़ा। मैदान पर करते तो और इनके व्यू वगैरह आप देखते। अभी ये 7-8 कदम ही चले, आप इनको 25-25 कदम चलकर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हुए देखते, तो अपने कौशल को दिखाने का अवसर मौसम के कारण इनको कम मिला। लेकिन जो भी मिला उसमें जो भी उन्होंने दिखाया वो एक झलक है। अगर ये कार्यक्रम मैदान पर होता तो कैसा होता, अच्छा होता, और कार्यक्रम अच्छा होता या नहीं भी होता, लेकिन इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए लगन से अच्छा संघ खड़ा करना है, अच्छा समाज खड़ा करना है, अपने देश को विश्वगुरु बनाना है। इस भावना से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, विभिन्न वर्गों में क्लास में पढ़ने वाले, ऐसे सब प्रकार के लोगों ने ये जो मिलकर परिश्रम किया है,
इसका पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। मौसम के कारण थोड़ा अंदर वगैरह करना पड़ा, ठीक है, लेकिन आपने जो पीछे 6 महीने परिश्रम किया है, यहां इस मौसम को झेलकर भी अपना अभ्यास किया है, इसके जरूर परिणाम होंगे। उन परिणामों के लिए यह काम चलता है। संघ का काम इसीलिए चलता है, विजेत्री चन संवता कार्य शक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुमेतत् सुराट। समाज की संगठित शक्ति खड़ी करना, क्योंकि संपूर्ण समाज जब संगठित होता है और अपने देश को बनाने के लिए जीने मरने की तैयारी रखकर जीवन जीता है, तो वो नहीं कर सकता ऐसी कोई बात नहीं होती, उसको रोक सकता है ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। वह शक्ति विजेत्री होती है, विजयशालिनी होती है। ऐसे समाज की विजेत्री शक्ति खड़ी करना और उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, धर्म के संरक्षण के लिए, धर्म जो जोड़ता है, जो उन्नत करता है, जो इहलोक में और परलोक में दोनों जगह सुख देता है, जो प्रारंभ में, मध्य में, अंत में सर्वत्र सुखदायी आनंददायी रहता है, सारे विश्व को, विश्व के साथ सृष्टि को साथ चलाने वाला, ये जो संतुलन देने वाला धर्म है, उसका संरक्षण करते हुए हम अपने राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए योग्य बनेंगे। इस प्रार्थना का रोज उच्चारण करते हुए स्वयं सेवक अनेकानेक कार्यक्रमों को द्वारा स्वयं को योग्य बनाने की ये संस्कार साधना करते चलते हैं। उस साधना को देखकर आपको इतना तो पता चलता है कि हम में से कोई भी ये साधना करके ऐसा बन सकता है, और ये सबके लिए है, क्योंकि संघ की शक्ति के आधार पर हम ये करेंगे ऐसा हमारा संकल्प नहीं है, संपूर्ण समाज की संगठित शक्ति। और इसलिए इसको देखकर जो जो मैंने अभी बोला उसकी प्रतीति अगर आपको आती हो तो इन स्वयंसेवकों के साथ आपको भी इस संघ कार्य में संलग्न होना चाहिए। रोज की संस्कार साधना संघ में पुरुषों की चलती है, राष्ट्र सेविका समिति में महिलाओं की चलती है, लेकिन उस संस्कारों के बल के आधार पर जो समाज के लिए अच्छे अच्छे काम, सेवा आदि स्वयंसेवक जीवन के सभी आयामों में कर रहे, वो तो महिला पुरुष सब साथ में करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी केवल शाखा और स्वयंसेवक है, लेकिन समाज के हित में विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम परम वैभवम नेतुम, ये जो सारे प्रयास चल रहे हैं वो भी एक तरह से संघ के कार्य का ही विस्तार है। वो संघ नहीं है, लेकिन वो कार्य संघ कार्य का विस्तार ही है। अपनी रुचि क्षमता के अनुसार हम कहीं भी जुड़ सकते हैं। इस संस्कार की साधना में संलग्न होना और समाज हित के किसी काम को चुनकर उनमें भागीदारी अपनी बनाना, इसके लिए संघ में आने का आह्वान करता हुआ और इन स्वयंसेवकों का उनके परिश्रम और आज के कार्यक्रम के लिए अभिनंदन करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। भगवान